हेलो। आज की यूनिट है साइटोलॉजी, कोशिका विज्ञान। कोशिका विज्ञान जो है, इसमें हम ये यूनिट जो है वो सेकंड ग्रेड में भी है, एलडीसी में भी है और सभी एग्ज़ाम में जो है वो ये यूनिट है, ऑल एग्ज़ाम में। तो कोशिका विज्ञान, कोशिका संरचनाओं का अध्ययन जो है वो क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। कोशिका संरचनाओं का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। और कोशिका को कहा जाता है सेल, तो सेल से क्या हो गया? साइटोलॉजी हो गया। कोशिकीय संरचना व उनके कार्यों का अध्ययन जिसमें किया जाता है वो कहलाती है सेल बायोलॉजी। तो सेल है और बायोलॉजी में जो है वो अध्ययन ही किया जाता है। लॉजी मतलब होता है अध्ययन, बायो मतलब होता है जीव। जीव शरीर का निर्माण करने वाली सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई पूछे तो कौन सी है? कोशिका। कोशिका की खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 में। रॉबर्ट हुक ने कार्क या काग या फेलोफेन से की थी। कॉर्क, काग या फेलोफेन से की थी। कॉर्क जो था वो पादप जो होता है उसके बाहर ये जो परत होती है ये क्या होती है? मृत भाग होती है। क्या होती है? मृत। जब इसको अपन उठाते हैं, हटाते हैं तो अंदर जो है वो जीवित परत आती है। जैसे अपनी बाहर की त्वचा होती है वैसे पादप की बाहर की त्वचा जिसको एपिडर्मिस बोला जाता है वो ये जो है वो कॉर्क, काग या फेलन से की जाती है। इसमें सेल को क्या कहा जाता है? सेलुली। इसमें सेल को क्या कहा जाता है? सेलुली। और इन्होंने सेल नाम दिया था। और इन्होंने क्या नाम दिया था? सेल नाम दिया था। कॉर्क पर सुबेरिन का जमाव होने के कारण यह मृत जल रोधी और कैसी हो जाती है? वायु रोधी हो जाती है, वाटर प्रूफ। यदि अपन वाटर प्रूफ नहीं होते तो पानी में अपने को डालते तो अपन गीले हो जाते और अपने को निचोड़ दिया जाता, परंतु अपन क्या वाटर प्रूफ है क्योंकि कोशिका पर क्या होता है? अपन भी वाटर प्रूफ है और पादप के भी बाहर का। तो ये क्या होता है? इनमें सेल नाम दिया था। कॉर्क पर सुबेरिन का जमाव होने के कारण ये क्या हो जाती है? मृत हो जाती है, जल रोधी और वायु रोधी हो जाती है। इनकी पुस्तक का नाम था माइक्रोग्राफिया। इनकी पुस्तक का नाम क्या था? माइक्रोग्राफिया। और पादपों में जीवित कोशिका के बारे में जो है वो किसने बताया था? एनग्र्यू ने। किसने बताया था? एनग्र्यू में जीवित कोशिका। देखो, पादपों में मृत कोशिका के बारे में बताया था रॉबर्ट हुक ने 1665 में। जीवित के बारे में बताया था एनग्र्यू। भाई कोई इंसान जीवित होगा या पादप जीवित है तो पादप क्या करता है? ग्रो करेगा। तो ग्रो से याद रख लो एनग्र्यू। तथा मेल पिगी ने देखा था। इन्होंने यूट्रिकल एंड ब्लैडर नाम दिए थे। और इन्होंने क्या दिया था? यूट्रिकल और ब्लैडर। और उन्होंने सेलुली दिया था अपनी पुस्तक माइक्रोग्राफिया में। जंतुओं में जीवित कोशिका की खोज, जंतुओं में जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? ल्यूवेनहॉक ने। इन्होंने जीवित कोशिका जीवाणु में भी की थी। प्रोटोजोआ, स्पर्म और अंडाणु ओवम की खोज जो है वो इन्होंने की थी। और इन्होंने क्या नाम दिया था? एनिमल क्यूल दिया था। तो जंतुओं में जीवित कोशिका की सर्वप्रथम ल्यूवेनहॉक ने देखा था। इन्होंने एनिमल क्यूल नाम दिया था। जीवाणु, प्रोटोजोआ, स्पर्म, अंडाणु की खोज इन्होंने की थी। एक वैज्ञानिक आते हैं रुडोल्फ विर्चोव। इन्होंने कहा था ओमनी सेलुला ई सेलुला। ओमनी सेलुला ई सेलुला ये नवनिर्मित कोशिका जो है वो पूर्ववर्ती कोशिका से बनती है। नवनिर्मित कोशिका पूर्ववर्ती कोशिका से बनती है, इन्होंने जो है वो कहा था। और इनका जो सिद्धांत था उसको कहा जाता है सेल लीनियज सिद्धांत कहा जाता है। इसके बाद आता है स्लाइडेन व स्वान आता है। स्लाइडेन और स्वान। सलाद होता है वो पादपों का ही बनता है, तो पादप। और स्वान कुत्ते को कहा जाता है, तो कुत्ता जंतु है, तो ये जंतु वैज्ञानिक थे। इन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया था। और इन्होंने कहा कोशिका जीव की संरचनात्मक और क्या होती है? क्रियात्मक इकाई। रुडोल्फ विर्चोव वाला पूछा हुआ ओमनी सेलुला ई सेलुला। नवनिर्मित कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है। और उन्होंने जो है वो सेल लीनियज सिद्धांत दिया था। स्लाइडेन एंड स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया था। कोशिका जीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। कोशिका में क्या होता है? डीएनए। डीएनए जो है वो न्यूक्लिक एसिड है। न्यूक्लिक एसिड मतलब न्यूक्लिक अम्ल। अम्ल एक क्या है? पदार्थ है, तो ये आनुवंशिक पदार्थ है। डीएनए पर होता है जीन। और जीन क्या होती है? जीन जो है वो ले जाने वाली इकाई। तो क्या है ये जीन क्या है? जीन आनुवंशिकी की इकाई है। और गुण होते हैं। गुण क्या होते हैं? एक से दूसरे में वाहक होते हैं, तो आनुवंशिक वाहक होते हैं। गुण से गुणसूत्र। तो डीएनए है आनुवंशिक पदार्थ, जीन है आनुवंशिक इकाई, गुणसूत्र है आनुवंशिक वाहक। जीन के बारे में किसने बताया था? जॉनसन से। याद रखो, जीजो नहीं हो तो जी से जीन और जॉन से जॉनसन। जीन को कारक नाम किसने दिया था? मेंडल ने। जीनों का रिबेक क्रम जो है वो ड्रोसोफिला मक्खी में जो है वो देखा था टी एच मॉर्गन ने। किसने देखा था? टी एच
मॉर्गन ने देखा था। TH मॉर्गन ने देखा था। इसके बाद में जो है वो अपने बात की जाती है कोशिका के अंगों के। कोशिका क्या है, कोशिका में क्या क्या है उसके बारे में देखें तो कोशिका, ये कोशिका के बाहर की जो है उसको कहा जाता है सेल वॉल। सेल वॉल पादपों में सेलुलोज और पैक्टिन की बनी होती है, परंतु मुख्यतः किसकी बनी होती है, ये सेलुलोज की बनी होती है। प्रोकैरियोट में जो है वो पेस है, प्रोकैरियोट और पेप्स है पेप्टिडोग्लाइकेन। पेप्टिडोग्लाइकेन जो होता है इसको म्यूरिन भी कहा जाता है। और ये प्रोकैरियोट में जो है वो जीवाणु में आते हैं, परंतु जीवाणु वहाँ पर नहीं पाई जाती, अपन आप आगे देखेंगे। इसके बाद में सेल वॉल के अंदर आती है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो होती है इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। ये चयनात्मक और पारगम्य झिल्ली होती है, चयन करती है कौन अंदर आएगा कौन नहीं आएगा। ऐसे अपन एग्जाम में जाते हैं तो कौन अंदर कौन बाहर चयन होता है। तो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो है वो नाम किसने दिया था, कॉर्न नगेली ने। तो ये इसमें चयन करती है, इसको कोई गैला नहीं बना सकता है। तो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नाम खोज किसने की थी, कॉर्न नगेली ने। और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन पी से फॉस्फोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन से, गैले से ग्लाइकोप्रोटीन, ये फॉस्फोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन की बनी होती है। सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो है वो इसके अंदर ये जो केंद्रक होता है, इस केंद्रक और इसके बीच में जो द्रव पाया जाता है जिसको कोशिका द्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य कहते हैं। और कोशिका द्रव्य की खोज की थी स्ट्रासबर्गर ने। किसने की थी, स्ट्रासबर्गर ने कोशिका द्रव्य की खोज की थी। कोशिका द्रव्य की खोज की थी। कोशिका द्रव्य दो भागों में बंटा होता है। बाहर का तो होता है हाइलोप्लाज्म, बाहर जो रहता है वो हर किसी को हाय हल्लो करता रहता, नहीं करता, तो हाय हल्लो से हाइलोप्लाज्म। अंदर क्या होता है, ट्रेपीपुलिस जो है वो सीटी के अंदर होती है, तो अंदर हो गया ट्रोफोप्लाज्म। और ट्रोफोप्लाज्म सबसे बड़ा भाग होता है। कोशिका द्रव्य बंट गया। कोशिका द्रव्य के बाद में आता है केंद्रक के बाहर आती है केंद्रक झिल्ली। क्या होती है, केंद्रक झिल्ली, जिसको कैरियोथिका भी कहा जाता है। और इसके अंदर होती है केंद्रिका। क्या होती है, केंद्रिका है। और केंद्रिका के अंदर जो है वो यहाँ पर ये जो होता है ये होता है केंद्रक पाया जाता है। और केंद्रक की खोज जो है वो किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने इसकी खोज की थी। और इसके अंदर पाए जाते हैं गुणसूत्र। क्या पाए जाते हैं, गुणसूत्र। जालनुमयी संरचनाएं होती है वो क्रोमेटिन तंतु गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो बाहर सेल वॉल, सेल वॉल के अंदर सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के अंदर और न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के बाहर जो बीच में साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म दो भागों में बंटा है, होलोप्लाज्म और हेट्रोप्लाज्म। हाइलोप्लाज्म होता है बाहर की तरफ और ट्रोपोप्लाज्म होता है अंदर की तरफ। ट्रॉफिक अधिक होता है तो ट्रॉफिक ये सबसे बड़ा भाग होता है। इसके अंदर केंद्रक झिल्ली होती है जिसको कैरियोथिका कहा जाता है। और इसके अंदर केंद्रक झिल्ली के अंदर केंद्रक होता है। और केंद्रक में यहाँ पर क्या होता है, गुणसूत्र पाए जाते हैं। और गुणसूत्र को जो है वो तंतु के रूप में होता है, क्रोमेटिन तंतु, जिनको गुणसूत्र कहा जाता है। कोशिका द्रव्य की खोज जो है वो स्ट्रासबर्गर ने की थी। सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की खोज कॉर्न नगेली ने की थी। और ये किसकी बनी होती है, फॉस्फोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन की। सेल वॉल पादपों में सेलुलोज और पैक्टिन की बनी होती है। प्रोकैरियोट में पेप्टिडोग्लाइकेन और म्यूरिन की बनी होती है। आगे और भी देखेंगे सेल वॉल किस किस से बनी होती है। अब आता है, सबसे पहला आता है प्रोटोप्लाज्म। क्या आता है, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म यानी जीव द्रव्य। क्या होता है, जीव द्रव्य। ये जो जीव द्रव्य है ये कितने भागों में बंटा होता है, जीव द्रव्य जो है ये दो भागों में बंटा होगा। एक तो होगा साइटोप्लाज्म और एक होगा न्यूक्लियोप्लाज्म एंड कैरियोप्लाज्म। आएंगे आगे देखेंगे। पहले प्रोटोप्लाज्म देखो, प्रोटोकॉल, यहाँ प्रोटोकॉल लगे होते हैं। तो प्रोटोकॉल कौन लगाता, कोट लगाता। तो सर्वप्रथम कोट ही ने दिखा था, देखा। उसके बाद फेलिक्स डुजार्डिन ने इसको क्या कहा था, सारकोड। डुजार्डिन ने क्या कहा था, सारकोड। पुरकिंजे ने प्रोटोप्लाज्म शब्द दिया था। पुरकिंजे ने क्या दिया था, पैसे। पुरकिंजे पैसे प्रोटोप्लाज्म। ओ हर्टविग जो थे, इन्होंने कौन सी थ्योरी दी थी, प्रोटोप्लाज्म थ्योरी दी थी। एक्सले ने, ये इंपॉर्टेंट है, पुरकिंजे इंपॉर्टेंट है। एक्सले ने कहा जीव द्रव्य जीवन का क्या है, भौतिक आधार है। फिशर हार्डी विल्सन ने कौन सा, देखो हार्डी सुलजे का नियम विलियनों में पढ़ते हैं अपन पार्ट में, वहाँ पर कोलोइडी विलियन होता है। तो हार्डी सुलजे विल्सन ने जो है वो, हार्डी विल्सन ने कौन सा सिद्धांत दिया था, कोशिका सिद्धांत। हक्सले ने कहा जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। पुरकिंजन ने प्रोटोप्लाज्म शब्द दिया था। सर्वप्रथम जो है वो क्या था, कोर्ट में, तो कोर्ट ही ने देखा था। फेलिक्स डुजार्डिन ने इसको सारकोड कहा था। ओ हार्टीज ने प्रोटोप्लाज्म थ्योरी दी थी। तो मैन पुरकिंजे, हक्सले, ये याद रखना।
ओके। इसके बाद आता है वायरस जो होता है वो कोशिका सिद्धांत का पालन ही नहीं करता, ये अपवाद होता है। वायरस यानी विषाणु ये अकैरियोट होता है। क्या होता है? अकैरियोट होता है। ये सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी है। ये इंपॉर्टेंट है। सजीव व निर्जीव के बीच की योजक कड़ी कौन सी है? वायरस है। पादप और जंतु के बीच में योजक कड़ी कौन सी है? युग्लिना है। क्योंकि युग्लिना होता जंतु है परंतु उसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। तो क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाता है? पादपों में। तो उसके गुण पादपों जैसे होते हैं परंतु होता जंतु, इसलिए युग्लिना। इसके बाद में बात करें वायरस जो होता है, इसकी वायरस की क्या होती है? स्वयं का उपापचय तंत्र होता है। वायरस का स्वयं का उपापचय तंत्र नहीं होता है और इसके कारण इसको निर्जीव माना जाता है। निर्जीव अविकल्पी परजीवी है। वायरस में या तो डीएनए या आरएनए एक ही न्यूक्लिक एसिड होता है, दोनों एक जगह नहीं होते हैं। आधुनिक सेल सिद्धांत के अनुसार यहाँ पर मोनेरा, प्रोटिस्टा ये सब जो है वो एक को भी अपवाद माना जाता है। वायरस के साथ में मोनेरा, प्रोटिस्टा ये भी अपवाद माना जाता है। मोनेरा में प्रोकैरियोट्स जीव आते हैं और प्रोकैरियोट्स जीन की जो है वो एक ट्रिक बनाई हुई है यूट्यूब पर शॉर्ट वीडियो में। तो मैं बता दूं तुम्हें यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, सा और बैक्टीरिया, बैक्टीरिया। तो तुम्हें बता दूं सानिया की माई रिया है। सानिया की माई रिया है। तो साई से जो है वो साइनोबैक्टीरिया हो गया, माई से हो गया माइकोप्लाज्मा, रिया से हो गया बैक्टीरिया। तो साइना की माई रिया है। तो प्रोकैरियोट के उदाहरण क्या हो गया? प्रोकैरियोट के जीव के 3 हैं। प्रोकैरियोट यूकैरियोटिक कोशिका आगे देखेंगे तो वहाँ पर क्या हो गया? प्रोकैरियोट में साइना की माइरिया है। साइना की माइरिया है। साइना से साइनोबैक्टीरिया जिसको ब्लू ग्रीन एल्गी कहा जाता है, माई से माइकोप्लाज्मा हो गया और रिया से क्या हो गया? बैक्टीरिया हो गया। प्रोटिस्टा एक कोशिकीय जीव है जिसमें यूकैरियोट, प्रोटोजोआ, डाइटन ये जो है वो सब इसके अंदर आएगा, आगे देखेंगे। अब आती है सबसे बड़ी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका, सबसे लंबी, जनन में बड़ी कोशिका, जनन में छोटी कोशिका, पादपों में। तो सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग का अंडा, ऑस्ट्रिच एग होता है। सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा लेड लावी या गैलीसेप्टम जिसको पीपीएलओ कहा जाता है। पीपीएलओ प्रकृति का जोकर होता है, भित्ति रहित बहुरूपी जीव होता है। पीपीएलओ का पूरा नाम पूछा जाता है तो प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, ऑस्ट्रिच एग। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा लेड लावी जिसको माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टम कहा जाता है या प्रकृति का जोकर कहते हैं इसको, पीपीएलओ को, या भित्ति रहित बहुरूपी जीव। इसमें भित्ति नहीं होती है तो वॉललेस प्ल्यूमॉर्फिक। इसके बाद में जो है वो जंतुओं में सबसे लंबी कोशिका और नाम क्या था उसका? प्लूरो न्यूमोना लाइक ऑर्गेनिज्म। जंतुओं में सबसे लंबी कोशिका कौन सी थी? न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र जो इस तरीका का होता है, तंत्रिका तंत्र जिसमें आगे ध्रुमेशय, माइलिन, आच्छाद फिर वापस ऐसे जुड़ते हैं। तो सिनेप्सिस, नर्वस सिस्टम अलग है, डाइजेशन सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एक्सलेटरी सिस्टम, ये सारे एंडोक्राइनोलॉजी सिस्टम, ये सारे सिस्टम जो है वो अपन पढ़ेंगे। ब्लड रेस्कुलेटरी सिस्टम। इसके बाद में बात की जाती है कि हमारे शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? स्पर्म होती है। परंतु जनन में सबसे छोटी कोशिका पूछे तो स्पर्म होती है और बड़ी पूछे तो कौन सी होती है? अंडाणु होती है। कौन सी होती है? अंडाणु होती है। और पादपों में सबसे लंबी कोशिका रेमी तंतु भोरेम या निवेलिस होता है। अब बात करें पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर की, तो पादपों में क्या होता है? पादप स्वपोषी होते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जंतु कोशिका परपोषी होती है। अपन क्या अपना भोजन स्वयं बनाते हैं क्या? नहीं। यदि अपने अंदर क्लोरोफिल होता तो अपन हरे भरे होते और सड़कों पर जाते तो गाय भैंस खा जाती। तो पादप में क्या पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट होता है, वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, जब प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस पढ़ा जाता है तो उसमें क्या आएगा? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलकर जो है वो कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है। कुछ मात्रा में जल बनता है और ऑक्सीजन गैस का उत्सर्जन होता है। तो कार्बोहाइड्रेट प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में भोजन किस रूप में बनता है? कार्बोहाइड्रेट स्टार्च जिसको मंड भी कहा जाता है।
और गैस कौन सी काम आती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस का काम आती है। वर्णक कौन सा होता है? क्लोरोफिल। किस रंग का होता है? हरा रंग का। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया किसमें होती है? पत्तियों में होती है। बाकी भी ये चैप्टर देखेंगे तब देखेंगे। तो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा, इसमें नहीं होता। अपवाद के रूप में यूग्लिना मैंने बोला था अभी। हरा प्रोटोजोआ कहता है जंतु और पादप की क्या होती है? योजक कड़ी होती है। इसके बाद में क्लोरोप्लास्ट होगा तो स्टार्च का संग्रह होगा, और स्टार्च को पहचाना जाता है आयोडीन के साथ। यदि नीला रंग देता है तो आलू में स्टार्च होता है, चावल में स्टार्च होता है, केले में स्टार्च होता है। अनाज में सर्वाधिक स्टार्च किसमें होता है? चावल में होता है। और धान सब्जियों में किसमें होता है? सब्जियों में होता है आलू में। और फलों में किसमें होता है? केले में सर्वाधिक स्टार्च एंड कार्बोहाइड्रेट होता है। आयोडीन के साथ में जब लैब में काम में किया जाता है, आयोडीन के साथ नीला कलर देते ही क्या हो जाता है? स्टार्च की उपस्थिति दर्शाता है। और नहीं देता, लाल रंग वगैरह देता है तो नहीं दर्शाता। अब यहाँ पर ग्लाइकोजन का संग्रह जंतुओं में किसके रूप में होता है? ग्लाइकोजन के रूप में संग्रह होता है। और ये आयोडीन के साथ कैसा रंग दे देते हैं? लाल रंग देते हैं। तो जंतु कोशिका आयोडीन के साथ लाल रंग देगी क्योंकि ग्लाइकोजन का संग्रह होता है, और पादप कोशिका कैसी देगी? नीला रंग देती है। इनमें पादपों में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। कोशिका भित्ति सेल्यूलोज और पेक्टिन की बनी होती है। सेल्यूलोज मुख्य घटक होता है। इसमें देखो केंद्रक छोटा होता है। केंद्रक क्या होता है? छोटा होता है। और पादप और पै से परिधीय भाग में होता है। और जंतुओं में केंद्रक बड़ा होता है और कहाँ स्थित होता है? केंद्रक में स्थित होता है। रसधानी उपस्थित होती है, इन वैक्यूल उपस्थित होता है जिसमें भोजन बनता है। भोजन की थैली होती है ये एक तरीके से। जंतुओं में ये नहीं होती है। इसमें गोल्जी बॉडी बिखरी हुई होती है, उसको क्या कहते हैं? डिक्टियोसोम कहते हैं। इसमें गोल्जी सोम सुव्यवस्थित होती है। क्या होती है? सुव्यवस्थित होती है। पादप सेल जो होता है ये पैस है पादप, और पैस है प्लाज्मोडेस्मेटा, और पैस है परिधीय भाग में होती है। तो प्लाज्मोडेस्मेटा दो आपसी ये संबंधों में जुड़ी रहती है, ये प्लाज्मोडेस्मेटा होती है। और इसमें जंतु डेसिंग होते हैं, तो इसमें क्या होती है? डेस्मोस है। जंतु टाइटन की घड़ी पहनते हैं, मतलब मानव, याद रख लो, मानव डेसिंग होते हैं, मानव टाइटन की घड़ी पहनते हैं। और मानव जो है जिससे नहीं बनता उसके साथ गैप रखते हैं। तो डेस्मोसेम में क्या होती है? आपस में जुड़ी रहती है और तंतुओं के रूप में एकदम मजबूत जुड़ी होती है। टाइट जंक्शन में टाइट पकड़ते हैं अपन किसी को तो एकदम नज़दीक होते हैं, तो दोनों एकदम क्या होती है? नज़दीक होती है। और जंक्शन में क्या होती है? दो चीज़ें आपस में किसी न किसी बंध के द्वारा जुड़ी होती है, तो ये जंतु जंक्शन होता है, सॉरी गैप जंक्शन होता है। क्या होता है? गैप जंक्शन। तो जंतु कोशिका में 3 होते हैं। जंतु डेसिंग होते हैं, जंतु टाइटन की घड़ी पहनते हैं, और जंतु गैप रखते हैं एक दूसरे से। तो डेस्मोसेम टाइट जंक्शन और गैप जंक्शन होता है। पैस है पादप, और पैस है प्लाज्मोडेस्मेटा होता है। अब पादप जो होता है वो क्या करते हैं? अपकेंद्रण विधि से कोशिका विभाजन करते हैं। तो प से क्या याद रख लेना? पादप। अप से पादप, और या अभी से, और अभी क्या होता है? एक व्यक्ति का नाम होता है और व्यक्ति जंतु ही होता है। तो याद ऐसे रख लो, अपना याद करना है। द्रव्य विभाजन कोशिका पट्टी निर्माण विधि से होता है। ये कोशिका पट्टी निर्माण होती है। ये कोशिका पट्टी कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट के मध्य की पट्टिका होती है। अपकेंद्रण में तो ऐसी विधि होती है। अपकेंद्रण में जैसा देखा होगा बिलोना की मशीन से मक्खन निकालते हैं, वॉशिंग मशीन, कपड़े, ये सब अपकेंद्रण से ही होती है। और जो ये जंतुओं में क्या होती है? खाँच विधि होती है। कोशिका के अंदर जो ये अंदर जो केंद्र को जीव द्रव्य जो भी है, इसका क्या होते हैं? ये आपस में खाँच बनेगी, और खाँच बन के 2 नई कोशिकाएं बन जाती है। अब पादप में होते हैं फूल, और फूल में क्या आती है? खुशबू, और खुशबू को, पादपों की खुशबू को कहा जाता है फ्रेग्रेंस। तो फ्रेग्रेंस से याद रखो, इसमें फ्रेगमोप्लास्ट नामक संरचना होती है और इसमें नहीं होती है। इसके बाद पादपों में जो है वो क्या पाए जाते हैं? विलय और माइक्रोविलय। क्या होते हैं? विलय और माइक्रोविलय। कैसे? विलय होती है अंगुली नुमा संरचना होती है। क्या होती है? अंगुली नुमा संरचना। इस पर ये छोटे छोटे इस तरीके से जो अंगुलियाँ पाई जाती है, जिसको कहा जाता है माइक्रोविलय। इनको कहा जाता है माइक्रोविलय, और इनको कहा जाता है, ये गैप होता है, इसको कहा जाता है विलय कहा जाता है। तो ये पादप और जंतु कोशिका में अंतर हुए हैं। अब बात आती है प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में अंतर की बात करें। प्रो यानी पुराना, तो प्रो यानी पादप, ठीक। तो प्रोकैरियोट यानी पुराने, यानी असीम केंद्र की। क्या है? असीम केंद्र की है।
हाँ, तो इसकी साइज होती है कितनी होती है 0.1 माइक्रोन होती है। और ये यूकैरियोटिक यानी जंतु और यूकैरियोटों को नग्न, ऐसे याद रख लो, यूकैरियोट में वो आते हैं जिन्हें नग्न आंखों से देखा जा सकता है, और प्रोकैरियोट में वो आते हैं जिनमें नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता। अब देखो उदाहरण की वही साइना की माँ रिया है, साइना से साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी, माई से याद रखोगे माइकोप्लाज्मा, रिया से बैक्टीरिया। इनकी सेल वॉल जो होती है वो पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है, ये म्यूरिन की बनी होती है, परंतु अपवाद के रूप में माइकोप्लाज्मा में ये सेल वॉल एब्सेंट होती है। यूकैरियोटिक साइज बड़ी होती है, साइज पादप भी दिखते हैं अपने को और जंतु भी दिखते हैं, तो पादप और जंतु कोशिका। प्लांट कोशिका में सेल वॉल उपस्थित होती है, जबकि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती, अभी ऊपर देखा था। इसके बाद में प्रोकैरियोट में क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होते हैं, क्योंकि पादपों में क्लोरोप्लास्ट होता है, तो प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होता है, जंतुओं में नहीं होता है। अपवाद के रूप में यूग्लिना थाई। इसके बाद में पादपों, इसमें प्रोकैरियोट में क्लोरोप्लास्ट है ही नहीं, परंतु अपवाद के रूप में किसमें सेल वॉल थी, परंतु नहीं किसमें थी माइकोप्लाज्मा में। तो क्लोरोप्लास्ट नहीं है परंतु है किसमें बैक्टीरिया में, वो भी कौन सा ग्रीन एंड पर्पल बैक्टीरिया में। बैक्टीरियो क्लोरोफिलिया बैक्टीरियो विरिडीन या पिरिडीन वर्णक उपस्थित होता है। इसके बाद में इसमें 70 राइबोसोम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं 70 राइबोसोम पाए जाते हैं, जो कितनी इकाइयों से बनते हैं 2, 50S और 30S। तो 50 + 20 70 होता है, परंतु ये वो इकाइयाँ हैं जो कि 70 ऐसे नहीं है, ये 50 इकाई होती है, तो 30 इकाई होती है। एस जो है वो वैज्ञानिक के नाम के अनुसार है, और ये किससे जुड़ी होती है मैग्नीशियम 2+ आयन से जुड़ी होती है। इसके बाद में यूकैरियोटिक में कितना पाया जाता है, यू बड़ा होता है तो बड़ा क्या होता है 80 होता है, 70 से 80 बड़ा होता है, तो 80S राइबोसोम होता है। और 80S राइबोसोम कितनी इकाइयाँ होती है 60 और 40 ऐसी इकाइयाँ होती है, मैग्नीशियम 2+ आयन से जुड़ी होती है। इसमें डबल स्टैंडर्ड वर्ताकार DNA होता है, द्विकुंडलित वर्ताकार DNA होता है किसमें प्रोकैरियोट में, और इसमें क्या होता है सरल रेखीय DNA होता है। कोशिका जो राइबोसोम है, DNA की बात करें अपन, क्लोरोफिल की बात करें तो क्लोरोफिल एब्सेंट था, अपवाद के रूप में था। राइबोसोम दोनों में उपस्थित होते हैं। इसके बाद DNA उपस्थित होता है, इसमें डबल स्टैंडर्ड और इसमें सरल रेखीय होता है। ये मैंने कहा प्राचीन को इन आदिम केंद्रक पाया जाता है, जिसमें केंद्रक झिल्ली हिस्टोन प्रोटीन उपस्थित होती है। ऐसे केंद्रक न्यूक्लियोइड या जीनोफोर या फाइब्रिलर कहलाते हैं। और इसमें क्या होता है जंतुओं में सुव्यवस्थित केंद्रक होता है, उसमें आदिम प्रकार का केंद्रक था जिसमें ये उपस्थित थे। केंद्रक होगा तो केंद्रिका होगी, तो केंद्रक झिल्ली होगी, और हिस्टोन प्रोटीन होता है। क्या होता है हिस्टोन प्रोटीन होता है। इसमें तो देखो प्रोकैरियोटिक में तो पाई जाती है क्या है अम्लीय, प्रो में तो क्या होती है एसिडिक प्रोटीन प्रोटामीन पाई जाती है। क्या पाई जाती है प्रोटामीन, उसमें कुछ मात्रा में स्टोन भी पाई जाती है प्रोकैरियोट में, और इसमें सारी प्रोटीन स्टोन पाई जाती है। ठीक, तो याद रखोगे पासा पासा पासा, क्या याद रखोगे पासा। तो पी यानी प्रोटलामीन, ए से एसिटिक एसिड, से क्षारीय, और एच से स्टोन प्रोटीन पाई जाती है। बात खत्म। अगली बात आती है इसमें झिल्ली युक्त कोशिका अनुपस्थित होते हैं। झिल्ली युक्त कौन कौन से कोशिकांग होते हैं उसके आगे ट्रिक बताई जाएगी। फिलहाल यहाँ याद रख लो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया जो है तो दोहरी झिल्ली युक्त, ये जो भी बाकी सारे हैं वो सब इसमें क्या होते हैं एब्सेंट होते हैं, परंतु लाइसोसोम नहीं होता। लाइसोसोम की जगह पेरीप्लाज्मिक स्पेस होते हैं। लाइसोसोम नहीं है तो उसके तो किसी के पास कुछ नहीं होता है तो पैरों में गिरता है, तो पैरों से पेरीप्लाज्मिक स्पेस होते हैं। लाइसोसोम के समान ये क्या करते हैं काम करते हैं। इसमें सभी कोशिकाएं उपस्थित होते हैं, जंतुओं में तो सब उपस्थित होते हैं। इसके बाद में देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, परंतु बैक्टीरिया में माइटो के समान संरचना होती है जिसको मिजोसोम कहा जाता है। क्या कहा जाता है मिजोसोम कहा जाता है। केंद्रिका इसके अंदर नहीं होती है, राइबोसोम निर्माण की फैक्ट्री कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है राइबोसोम निर्माण की फैक्ट्री कहा जाता है। केंद्रिका को ये नहीं होती है। इसमें सेल डिवीजन कैसा होता है असूत्री होता है, और इसमें समसूत्री और अर्धसूत्री दोनों होता है। वास्तविक गुणसूत्र इसमें नहीं होते हैं, और इसमें वास्तविक गुणसूत्र होते हैं। तो गुणसूत्र वास्तविक गुणसूत्र मतलब
इसमें होते हैं कैरियोकाइनेसिस, उसमें होती है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज अवस्था होती है। तो वास्तु गुणसूत्र ही नहीं है, तो गुणसूत्र ही नहीं है तो ये अवस्था ही भी नहीं होगी, जबकि जंतुओं में तो अपने में होती है, क्योंकि समसूत्री और असूत्री विभाजन होता है, असूत्री विभाजन में नहीं होता है। असूत्री विभाजन में क्या होता है, जो है वो पैतृक संतति के समान ही होता है। आगे आएंगे ये विभाजन भी। इसके बाद में बात आती है कोशिका के वर्गीकरण को। देखिए अपन आराम से, जो पहले दिखाया मैंने वो देखो। कोशिका 3 भाग होता है। कोशिका में क्या होता है, कोशिका झिल्ली जो प्लाज्मा झिल्ली होती है, कोशिका द्रव्य होता है और केंद्रक द्रव्य होता है। कोशिका द्रव्य के बारे में स्ट्रासबर्गर ने बताया था। 2 भाग के होते हैं, हाइलोप्लाज्म और ट्रोपोप्लाज्म। ट्रोपोप्लाज्म में ट्रैफिक में क्या होता है, कोई जीवित रह जाता है और कोई मर जाता है। जीवित क्या होगा, जिसमें कोशिका होगी तो कोशिका अंग। मृत भाग में होगा अंतर्वेशी पदार्थ जैसा मेटाप्लाज्म, पैराप्लाज्म वगैरह वगैरह। इसके बाद केंद्रक द्रव्य में होता है क्रोमेटिक तंतु, जिसमें आरएनए, डीएनए, हिस्टोन प्रोटीन होती है और केंद्रिका होती है, जिसको राइबोसोम निर्माण की फैक्ट्री कहा जाता है। कोशिका अंगक जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, दोहरी झिल्ली युक्त, एकल झिल्ली युक्त और झिल्ली रहित होते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, दोहरी झिल्ली युक्त माई सिटी नैनीताल, भाई मैं रहता यहाँ पर हूँ और मेरी सिटी नैनीताल है, तो 2 जगह की बात होगी, तो दोहरी माई सिटी नैनीताल। तो माई से माइट्रोकॉन्ड्रिया, माई से माइट्रोकॉन्ड्रिया, सिटी से क्लोरोप्लास्ट, नैनीताल से न्यूक्लियर। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों क्या होते हैं, अर्ध स्वायत्त अंग होते हैं, सेमी ऑटोनोमस पार्ट होते हैं। ये क्या होते हैं, क्यों कहलाते हैं, क्योंकि इनके पास स्वयं का डीएनए होता है। और एकल झिल्ली युक्त में क्या है, इजी लाई एम वी, इजी जो ऊनी कपड़े तो होते हैं, इजी लाई कौन लाई, एम वी लाई। तो ई से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंत्यप्रदेवी जालिका, जी से गोल्जी बॉडी यानी गोल्जी का, लाई से लाइसोसोम, वी से वैक्यूल यानी रेक्टिका, एम से माइक्रो बॉडी। पूछा था माइक्रो बॉडी के जो 3 प्रकारों में से कौन सा नहीं है, एग्जाम 3 दे दी, एक नहीं था। तो याद रखोगे, माइक में अपन बोलते हैं और माइक में क्या बोलते हैं कि जीपीएस सिस्टम होता है, यह होता है जीपीएस सिस्टम होता है। तो जीपीएस सिस्टम होता है, तो जी से याद रखोगे ग्लाइऑक्सिसोम, पी से याद रखोगे प्रोक्सिसोम और एस से याद रखोगे स्पिरोसोम। ग्लाइऑक्सिसोम, पी से प्रोक्सिसोम, एस से स्पिरोसोम। ग्लाइऑक्सिसोम, प्रोक्सिसोम, स्पिरोसोम किसके हैं, माइक से यानी माइक्रोबोडियन सूक्ष्मकाय। और झिल्ली रहित कौन होती है, जिसको कोई बाउंड्री नहीं है, और बाउंड्री कौन मारती है, आरसीबी टीम, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर। परंतु यहाँ आरसीबी का मतलब है आर यानी राइबोसोम, सी यानी सेंट्रोसोम, बी यानी बेसल बॉडी होती है। इसके बाद में आती है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने। और कोशिका भित्ति रॉबर्ट हुक ने खोज की थी, और इसने क्या कहा था, ये मृत होती है, पारगम्य झिल्ली है। यदि सेल भित्ति में सुबेरिन या कोर्क का जमा हो जाता है तो ये क्या हो जाती है, अपारगम्य हो जाती है। और सुबेरिन के जमाव के कारण यह क्या हो जाती है, वो सुबेरिन लिग्निन का जमा होने के कारण ये क्या हो जाती है, इसमें बंद हो जाती है, वात रोधी हो जाती है और जल रोधी हो जाती है और मृत भाग होता है। कोशिका भित्ति के निर्माण में भाग लेने वाले कार्बोहाइड्रेट जैसे पदार्थ होते हैं, उनको क्या कहा जाता है, डिक्टियोसोम। क्या कहा जाता है, डिक्टियोसोम। पदार्थों का निर्माण करता है उसे डिक्टियोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं, डिक्टियोसोम। ये कार्बोहाइड्रेट जैसे कौन कौन से होंगे, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पेक्टिन। कार्बोहाइड्रेट कौन, पूछ ले, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पेक्टिन किसके प्रकार है, तो कार्बोहाइड्रेट के। सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पेक्टिन किसके प्रकार हैं, कार्बोहाइड्रेट के प्रकार है। इसके बाद कोशिका भित्ति निर्माण में भाग लेने वाले वसीय पदार्थों का निर्माण स्पिरोसोम। कार्बोहाइड्रेट सी और डी होता है, तो कार्बोहाइड्रेट का डिक्टियोसोम कहलाता है। और यहाँ पर वसा का वी एस याद रख लो। तो वी से याद रखोगे वसीय पदार्थ, और एस से इसको कहते हैं स्पिरोसोम। क्या कहते हैं, स्पिरोसोम। इसमें कौन कौन से होते हैं स्पिरोसोम, क्यूटीन और सुबेरिन। सुबेरिन का जमा होता है तभी तो बात जल रोधी हो जाती है। तेल कहीं पे भी चिपका हुआ है तो उसमें कपड़े में कोई भी तेल लगा दो, उस पर जो पानी नहीं ठहरता है, तो वसा एक तेल ही रूप की है। तो वसीय क्यूटीन और सुबेरिन वसीय है, और सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पेक्टिन जो थे वो क्या थे, कार्बोहाइड्रेट के प्रकार थे।
सेल वॉल निर्माण में दो विधि भाग लेती है। सेल वॉल निर्माण में दो विधि भाग लेती है, एक तो कणाधान होती है और एक स्तराधान होती है। क्या होती है? कणाधान और क्या होती है? स्तराधान। कणाधान जो होती है इससे क्या होता है, कण पहला कण होता है तो प्राइमरी सेल बनती है। स्तराधान से क्या बनती है? सेकेंडरी सेल वॉल में होती है स्तराधान। अलग अलग स्तर। तो स्तराधान जो सेल वॉल में जो है वो कणाधान से भी बनती है और स्तराधान से भी। जो सेकेंडरी सेल वॉल होती है वो कणाधान और स्तराधान दोनों से बनती है। कणाधान क्या करती है, कण कण ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं तो मोटाई में क्या करती है? वृद्धि करती है। प्राइमरी सेल वॉल किस में पाई जाती है? सभी पादपों में पाई जाती है। पहली चीज होगी, यदि तो दूसरी होगी तो पहली तो सब में होगी, दूसरी जो है वो हर में नहीं होती, विभज्योतक में नहीं होती है। विभज्योतक उत्तक में नहीं होती है। उत्तक के दो प्रकार, विभज्योतक उत्तक और स्थायी उत्तक। विभज्योतक में नहीं होती, स्थायी में होती है। इसके बाद में आती है टर्टोरी। टर्टोरी टर्टोरी जो होती है वो केवल जिम्नोस्पर्म के जाइलम की ट्रैकिड्स में ट्रेकी केवल जिम्नोस्पर्म के जाइलन की ट्रैकिड्स में होती है। ये किससे बनी होती है? हेमिसेलुलोज और जाइलन से बनी होती है। हेमिसेलुलोज और जाइलान से बनी होती है। किससे? टर्टोरी केवल जिम्नोस्पर्म की जाइलम की ट्रैकिड्स में होती है। ये हेमिसेलुलोज और जाइलान से निर्मित होती है। यह तो शॉर्ट में है, आगे इसका लिखा हुआ एक बार पढ़ देते हैं। कणाधान, इसमें पदार्थ का जमाव छोटे छोटे कणों के रूप में होता है। इसमें एक समान मोटाई की सेल वॉल बनती है, प्राथमिक सेल वॉल। स्तराधान पदार्थ का जमाव स्तरीय होता है, परतों के रूप में होता है, मोटाई में वृद्धि करती है। सेकेंडरी सेल वॉल का निर्माण स्तराधान और कणाधान दोनों विधियों से होता है। पहले से बनी हुई कोशिका भित्ति की मोटाई में वृद्धि कणाधान विधि से की जाती है। प्राथमिक सेल वॉल सभी पादपों में पाई जाती है, सेकेंडरी सभी में नहीं पाई जाती है। विभज्योतक उत्तकों में प्राइमरी सेल वॉल होती है जबकि सेकेंडरी नहीं होती है, जबकि स्थायी उत्तकों में प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों होती है। तृतीयक सेल वॉल जो है वो केवल जिम्नोस्पर्म की जाइलम की ट्रैकिड्स में पाई जाती है, जो हेमिसेलुलोज और जाइलान की बनी होती है। आज का वीडियो होता है यही समाप्त है। नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल से जुड़े रहें। वे कंटिन्यू ऐसे ट्रिक की वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इसी प्रकार आपको बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स का कोर्स कराने की पूरी संभावना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।